बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं सब खैर व आफियत के साथ होंगे। ख़वातीन व हज़रात, वेरी वार्म वेलकम टू 365 डिग्रीज। आज के प्रोग्राम में हम यकीनन मुल्क के अहम तरीन इशूज़ को डिस्कस करेंगे और अहम तरीन इशूज़ में एक इशू आज जो मुझे नजर आया तो शायद पहले कभी इस तरह हाईलाइट नहीं हुआ जिस तरह आज हुआ है। कुछ एहसास ऐसा हुआ कि मुल्क में शायद वही लोग सबसे अक्लमंद हैं जो मुल्क को अच्छे तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, माली मुशीर। इन मुशीरों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ और उस निजकारी की कमेटी का इजलास हुआ सेनेट की, और उसमें पूछा गया कि पिछले 5 सालों में क्या खर्चे हुए हैं, कितना पैसा खर्च हुआ है। तो फिर उस कमेटी में बताया गया कि पिछले 5 सालों में 46 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और ये किस चीज पे खर्च हुए हैं? ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स, माली मुशीरों को दिए गए हैं। और ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ऐसी डीलिंग हुई है जिसकी कोई इंतहाई नहीं, कि यानी कि 33 करोड़ रुपए एक फाइनेंशियल एडवाइजर को पेमेंट कर दी गई और वो निजकारी ही कैंसिल करा दी गई। हुकूमत ने अगले साल उस कंपनी को निजकारी से निकाल दिया। मैं बात कर रहा हूं नेशनल पावर पार्क कंपनी की, जो इसके 33 करोड़ रुपए दिए गए फाइनेंशियल एडवाइजर को। और इतना खर्चा करने के बाद आज सवाल उठाया गया कायमा कमेटी में कि आपने प्लान ही कैंसिल कर दिया, यानी दोबारा फिर जब निजकारी का प्लान बनेगा तो दोबारा उनको 33 करोड़ रुपए देने होंगे और दोबारा वो उसी केस से दोबारा कमा सकेंगे। कब तक पाकिस्तान को इस तरह चूना लगाया जाएगा? पाकिस्तान स्टील मिल्स की भी निजकारी की गई, उनके भी एडवाइजर्स को बड़े पैसे जारी किए गए और फिर वो भी कैंसिल कर दिया गया। इसी तरीके से जिना कन्वेंशन सेंटर है, उसकी निजकारी के लिए भी 70 लाख रुपए एडवाइजर को दिए गए, फिर वो भी खटाई में पड़ गया। तो सवाल ही पैदा होता है, हम ये बात तो सुनते आए थे कि निजकारी बड़ा मुश्किल अमल है, माली हालात हमारे ऐसे हैं कि पाकिस्तान में 208 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस SOEs हैं जो कि खसारे में चल रहे हैं। पावर सेक्टर तबाहली का शिकार है। जब तक हम इन सफेद हाथियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये जो पैसा पाकिस्तानियों का, टैक्स पेयर का गटर में बहाया जा रहा है, बांटा जा रहा है अपने अपने खास बंदों को, उसको रोकेंगे नहीं तो फायदा कुछ नहीं होगा। अगर पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होना है तो ये वो लूप होल्स हैं जो हमें कवर करने होंगे। और आज उम्मीद करता हूं कि मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी साहब की सरबराही में सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास जो हुआ है, इसके बाद ये इशू उठाया गया है। तवक्को यही है कि आज जैसे हमारे मुआशी हालात हैं, पहले कभी नहीं थे, आज जरूर अब एक्शन लिया जाएगा और ये पैसे दिए गए हैं इनका हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि निजकारी में 2 साल कम से कम लीगली लगते हैं, लीगल प्रोसेस ही इतना बड़ा है, ऊपर से इतने सारे हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स को इतने बड़े बड़े अमाउंट्स दे रहे हैं, तो यकीनन हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हम डूबे हुए हाथी से जान छुड़ाने के लिए एक और बड़ा हाथी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल एडवाइजर, माली मुशीर। आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ आज के मुल्क में जो बड़ी खबर है वो यही है कि वजीर आला पंजाब वर्सेस वजीर आला सिंध। पहले बयानबाजी थी, अब परफॉर्मेंस पे बात हो रही है। आज हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने 46 अरब रुपए की मंजूरी दी अपने कैबिनेट के इजलास में, और ये मंजूरी दी गई बिजली के बिलों में सब्सिडी देने के लिए 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सिर्फ पंजाब में। जबकि पूरे पाकिस्तान की ये इल्गार है, ये आवाज है, ये पुकार है, ये डिमांड है कि पूरे पाकिस्तान को ये सब्सिडी दी जाए, न सिर्फ पंजाब को। और नासिर हुसैन शाह साहब ने बताया था कि अगर पंजाब को दी जा रही है तो 45 अरब की, बाकी 3 सूबे मिला लेंगे तो 65 अरब 20 अरब रुपए बढ़ जाएंगे। तो ये 20 अरब रुपए को बड़ी रकम नहीं थी। हम जानते हैं कि किस तरह अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं, तो अगर पूरे पाकिस्तान को सब्सिडी मिलती तो अच्छा होता। लेकिन सिंध के वजीर आला ने जो आज काम किया है, मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आज शुरू किया है जिसका नाम है होम सोलर सिस्टम प्रोग्राम, जिसके तहत 2 लाख घरों को जो है सोलर सिस्टम्स दिए जाएंगे। आज से उसकी इनिशिएशन शुरू हो गई है, उसकी इफ्तिताही तकरीब हो गई। बिलावल साहब वहां पर मौजूद थे और उन्होंने यकीनन मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि बिजली के निजाम को बेहतर बनाने के लिए सूबों को इख्तियार देना चाहिए। इस बात में कोई शक शुबा नहीं है। बहुत सारे माहिर मुआशियाती कह चुके हैं कि या पाकिस्तान चलेगा या पावर सेक्टर में सर्कुलर डेट हम जानते हैं कि 5000 अरब क्रॉस कर गया था और अभी भी क्रॉस किया हुआ है। उसके अलावा हम जानते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स, इतनी सारे प्रॉब्लम्स हैं पावर सेक्टर में जिसकी कोई इंतहा ना हो और हम खामोश तमाशाई बने बैठे रहे और कहें कि हाँ हालात ठीक हो जाएंगे, जब IMF हमें कहेगा तब हम ठीक करेंगे। अभी इन लोगों को कमाने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यकीनन CM सिंध ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इनिशिएट किया है। अब देखना यह है कि ये जो हेल्दी कॉम्पिटिशन हम देख रहे हैं मरियम नवाज साहिबा में और मुराद अली शाह साहब में, ये अवाम की फैसिलिटेशन और अवाम की सर्विस में
किस तरह ऑन ग्राउंड हमें नजर आएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की जाए तो हम जानते हैं वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज बलूचिस्तान का दौरा किया है, वहां पे एपेक्स कमेटी में भी शरीक हुए हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल पर उनको जायजा रिपोर्ट दी गई है। और आज एक खबर सामने ये भी आई, और ये खबर पहले भी आ चुकी है, मिसिंग पर्सनस के हवाले से। बलूचिस्तान में इसके ऊपर काफी वावेला मचाया जाता है। हम याद करें, अगर थोड़ा माजी में पीछे जाएं तो ईरान में पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया था, और उस वक्त एक बहुत बड़ा ग्रुप एहतजाज कर रहा था इस्लामाबाद में मिसिंग पर्सनस के लिए, और जिनका वो नाम और पोस्टर लेके खड़े हुए थे उसी शख्स को निशाना बनाया गया दहशतगर्द तंजीम के ठिकानों में, जब खबर आती है कि वहां से वो शख्स मर गया। आज भी ऐसा ही हुआ। तैयब बलोच शख्स हैं जिनकी FIR अप्रैल में काटी गई कि लापता हैं बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, और अब बताया जा रहा है कि उन्हें जो हमला किया बेला में खुदकुश, उसमें जो मेडिकल फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है वो तैयब बलोची थे जिन्होंने खुदकुश हमला किया। और इसके अलावा एक और हम जानते हैं किसी खबरें आती रहती हैं। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि आखिर बलूचिस्तान में आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करनी है, और आप ये भी जानते हैं कि वहां पे मिसिंग पर्सनस के नाम पे किस लेवल पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जब वो दहशतगर्द मारे जाते हैं किसी गलत तंजीम के, बलोच लिबरेशन आर्मी के या दूसरे के, तो उस वक्त वो उन्हें ऑन भी करते हैं, और उनके घर वाले उनका पोस्टर और नाम लेके भी बैठे हुए होते हैं कि हमारे लापता बच्चे को वापस बाजियाब कराया जाए, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, ईरान में हो, या कहीं भी दहशतगर्द तंजीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा हो या कार्रवाइयां कर रहा हो मुल्क के खिलाफ। फिर वाजे हो जाता है दूध का दूध पानी का पानी कि अब जो असल प्रोपेगेंडा की जंग है, जिसे हम 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, उसको बलूचिस्तान में जीतना बहुत जरूरी है। ये भी हम जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज बड़ी शिकायतें आई हैं, पिटीशंस आई हैं, कहा गया है कि एक शख्स है जो जेल में है, जो सजा याफ्ता है, सजा काट रहा है, इतने सारे केसेस हैं उसके ऊपर, आपने उन्हें चांसलर के इलेक्शन में आने की इजाजत दे रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ना हो तो लग ये रहा है कि बानी PTI ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इलेक्शंस में हिस्सा शायद ना ले पाएं, क्योंकि आज जो पिटिशंस और कंप्लेंट्स और ईमेल्स ऑक्सफोर्ड को मौसूल हुई हैं, उसके बाद उनका ये ख्वाब शायद चकनाचूर हो चुका है, और अब चांस नहीं मिलेगा उन्हें ये इलेक्शन लड़ने में। और जो PMLN है, उनका ये कहना है कि जमायमा गोल्डस्मिथ के जो भाई हैं, गोल्डस्मिथ साहब के बेटे हैं, बड़े पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं बानी PTI के लिए और उनको बाहर निकालने के लिए, उनकी कैंपेन चलाने के लिए। तो लेट्स सी, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी डिस्कशन जरूर करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक गवर्नर हैं मलिक रफीक रिजवाना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मलिक साहब, मुल्क के हालात हम जानते हैं किस तरफ हैं, किस तरह जा रहे हैं। आज एक खबर आई मलिक साहब हमारे सामने, जिसके बाद मैं हैरान हुआ। सेनेट की निजकारी की कमेटी का जब इजलास हुआ तो पूछा गया सेक्रेटरी निजकारी से कितना खर्चा हुआ है पिछले 5 साल में, तो मालूम पड़ा कि सर तकरीबन 50 करोड़ रुपए फाइनेंशियल एडवाइजर्स को दे दिए गए, और वो एडवाइजर ऐसे थे कि एक कंपनी के एडवाइजर ने 33 करोड़ रुपए लिए और उस कंपनी की उसने निजकारी ही कैंसिल करवा दी ताकि दोबारा निजकारी हो तो दोबारा वो एडवाइजर लग सके। सवाल यह है कि सर कब तक हमारे मुल्क के खजाने पे इस तरह डाके लगते रहेंगे, टैक्स पेयर के पैसे इस तरह जाया होते रहेंगे और हम तमाशा देखते रहेंगे। तलाल चौधरी साहब ने इस कमेटी की सरबराही की है, आवाज उठाई है, हम तवक्को कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून कोई एक्शन भी लेगी। आपकी नजर में मुल्क ऐसे ही चलते रहेंगे मलिक साहब? देखिए, मैं खुद एक सीनियर वकील हूँ, तो अब ये इंटरनेशनल फर्म्स जो है उनकी खिदमात हायर की गई होंगी, क्योंकि मेरे सामने ना कोई ऐसी ऑफर है, ना ही एक्सेप्टेंस है, और ना ही पता है कि कितने जो यूनिट है वो निजकारी के लिए ऑफर जो जितने हुए हैं उन सारों का एक ही फर्म को ठेका दे रहे हैं या एक ही फर्म की लीगल सर्विसेज हायर कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट का काम होता है। तो इसलिए मैं अब कहूँ कि ये फीस बहुत ज्यादा है, तो साफ जाहिर है जब यहाँ बैठ के बात करेंगे तो ज्यादा लगती है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाए तो इतनी बड़ी पर मलिक साहब जिस काम के पैसे दिए वो काम तो पूरा करें, निजकारी कैंसिल भी करवा देते हैं कि सर दोबारा आएगी निजकारी के लिए, अब ये कैंसिल हो गई निजकारी, तो ये तो जुल्म है। और ये एक कंपनी है सर, नेशनल पावर पार्क कंपनी, जिसकी एक कंपनी की निजकारी के लिए एडवाइजर ने 33 करोड़ रुपए लिए, टोटल सर 46 करोड़ 40 लाख लगे हैं। देखिए, इसकी तहकीक होगी तो कोई चीज सामने आएगी। मेरे सामने अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स और चीजें सामने नहीं है तो मैं कोई भी राय इधर वे देने के काबिल नहीं हूँ। चले ऐसे कहते हैं कि ये बड़ी और ज्यादा पैसे दे दिए और ये कैंसिल भी हो गया। क्या ऐसा एग्रीमेंट इन बिटवीन द कंसल्टेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेटाइजेशन कमीशन है
कि अगर एकदम उन्होंने असेस करके सारा कुछ दे दिया तो कैंसिल बेशक हो जाए, किस वजह से हुई है, दैट में भी सम अदर वही रीजन। आईपीपीज तो वाला एज चक्कर वेल ना एज सर, आईपीपीज वाला चक्कर कि हमने सोवरेन गारंटीज दे दी हैं, वादे कर दिए हैं जो पूरा करने पड़ेंगे, चाहे फिर हम अपने दिल गुर्दा बेच के उनको पैसा देना पड़े, देंगे। मलिक साहब, आप मुझे काफी उदास लग रहे थे आज, क्या वजह है? मुझे आज आप थोड़े से डाउन लग रहे हैं, मुल्क के हालात से खुश नहीं है क्या आप? देखिए, मुल्क के हालात से परेशान तो जरूर हूँ, खुश कौन हो सकता है, ठीक है ना। अब बात ये इसके दो हिस्से हैं, एक है खुश क्यों नहीं और परेशान क्यों है। परेशान आप ये देख लिए पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है पै दर पै वाकयात हो रहे हैं, और खासतौर पर नवाब अकबर भुट्टी मरहूम की गालिबन बरसी वाले दिन कितने वाकयात हुए, जी उस जी। पर जो एनालिसिस आ रहे हैं, तबसरे आ रहे हैं, वो शायद बरसी के हवाले से आ रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान में जितनी दहशत गर्दी हो रही है, जो खासतौर पर पिछले दिनों में बलूचिस्तान में हुई है, तो इंतहाई अंदोनाक ये चीजें हैं। हर चौथे दिन हमें कोई पाक फौज के जवानों की, अफसरों की जो है ना, शहीदों की मैयतें मौसूल हो रही है, और जब हम उसको टीवी पे देखते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, और अब भी मैं जज्बाती हो रहा हूँ। तो ये देखकर मैं तो बहुत उदास भी हूँ और बहुत तकलीफ में हूँ। बाकी उसके बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, उसकी हुकूमतों की कोशिशों के साथ साथ पूरी मेहनत भी हो रही है। ये नहीं कि अपनी हुकूमत को मैं डिफेंड कर रहा हूँ कि वजीर आजम मेरी पार्टी के हैं, अदरवाइज एफर्ट्स बीइंग मेड, हालात साजगार इंशाल्लाह हो जाएंगे। फिलहाल काफी परेशान होना। मलिक साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने मंजूरी दी काबीना में 46 अरब रुपए की बिजली की सब्सिडी के लिए, और आज ही हमने देखा मुराद अली शाह साहब ने बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में इफ्तिताई तकरीब की, जिसके अंदर वो 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम्स फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। लग ऐसा ही रहा है कि अब दोनों सूबों में परफॉर्मेंस का मुकाबला शुरू हो गया है, और मेरी उम्मीद दुआ यह है कि इस परफॉर्मेंस के चक्कर में अवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। लेकिन सर, मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ, नासिर हुसैन शाह साहब ने बड़ा एक अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया सर। वो कहते हैं कि 45 अरब रुपए की सब्सिडी पंजाब को दी गई है, अगर बाकी सारे सूबों को भी दी जाती तो ये टोटल 65 अरब रुपए की सब्सिडी थी। क्या ही अच्छा होता कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए सब्सिडी का ऐलान कर देते। और सर, ये भी हम जानते हैं कि दहशत गर्दी के भी ऑपरेशन का जो अज़्म इस्तेकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम राना सनाउल्लाह कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, इसाक डार साहब कहते हैं कि हम 1000 अरब भी दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल करें तो कम है, हमें दहशत गर्दी का खात्मा करना है। सर, अगर ये बिजली के चक्करों में आप 20 अरब की ज्यादा सब्सिडी देते तो बड़े बड़े शहरों में बहुत सारा स्ट्रीट क्राइम कम हो जाता, दहशत गर्दी कम हो जाती। आपकी नजर में ये दुरुस्त लाहे अमल इख्तियार किया आपकी लीडरशिप ने कि सिर्फ पंजाब को ही देना है, बाकी मुल्क को नहीं देना है? देखिए, हर सूबा अपने अपने सेल्फ ऑटोनॉमी जो है, सूबाई खुद मुख्तारी जो आइन में दी गई है, उसके मुताबिक हर सूबे ने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। नो प्रोविंस कैन गिव ए पॉलिसी रिगार्डिंग द फेडरेशन, और सूबों ने अपनी अपनी देनी है। जिनमें फेडरेशन का ताल्लुक है, फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी है या जो भी उन्होंने सूबों को देना है। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इट मे बी एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो जहाँ जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो जो वो काम करते हैं अपने लोगों के लिए, सब्सिडी मरियम नवाज साहिबा ने दी, या मुराद अली शाह साहब के सूबे में वह बिलावल साहब ने वह सोलर सिस्टम को 50,000 घरों को देना है। तो ये अच्छी बात है कि लोगों में इस वक्त ये बिजली का भी बहुत बड़ा मसला है, इससे जितनी निजात मिले या जितना रिलीफ मिले, लेट्स अप्रिशिएट इट। लेट्स अप्रिशिएट इट। लेकिन बहुत सारे लोग सर आपके जवाब को ऐसे भी लेते हैं कि वो जाने, उसका काम जाने, हम अपनी अपनी नैया देखें। ये बताइएगा मलिक साहब, अब जो सूरत हाल है, अब पूरी सिचुएशन को अगर हम मद्देनजर रखें, आज मुराद अली शाह साहब ने मुतालबा किया है कि बिजली का जो निज़ाम है, जो तकसीम कार कंपनी है, जिन्हें डिस्कोस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं, उनमें बेहतरी लाने के लिए सूबों को इख्तियार दिया जाए। मलिक साहब, ये बात हर कोई जानता है कि पावर सेक्टर, बिजली का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, बड़ा बोसीदा फरसूदा है, बहुत पुराना है, अपग्रेड नहीं होता है, और ये पाकिस्तान के लिए 5000 अरब की लटकती हुई तलवार है, जिसे हम पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट भी कहते हैं। अब नहीं आप समझते, जिस तरह आपने कहा कि सूबों को खुद मुख्तार किया, उनको ताकत दे दी जाए, बिजली के भी निजाम में दे दी जाए सर पावर, तो अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये एक यस और नो में जवाब की बात नहीं है, इस पे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी चाहिए, बहुत बड़ी वर्किंग चाहिए। ठीक है, बिजली का निजाम जो है, देखिए नेपरा जो है, नेपरा अपने कानून के तहत एक फेडरल इदारा है जिसने
तमाम पाकिस्तान में एक टैरिफ देना होता है और उसी का ही जो है ये प्रीरोगेटिव है और उसी का ही इख्तियार है, ठीक है। अब इस तरह से अगर सूबाई खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए ये बिजली के निज़ाम की बात करें तो इसके लिए बहुत बड़ा काम चाहिए। और जहाँ तक बिजली की प्रॉब्लम का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि प्रोडक्शन पे तवज्जो तो बहुत दी गई है, ट्रांसमिशन लाइंस का बहुत बड़ा इशू है। काफी परसेंटेज बिजली की ट्रांसमिशन लाइन जैसे आप कह रहे थे वसीता है, पुरानी है, उसी में चली जाती है। फिर अनफॉर्चुनेटली ताला साहब के बिजली की चोरी जो है तमाम तर कोशिशों के बावजूद पूरी वो रुकी नहीं है। अब आप, मैं बगैर सूबों के नाम लिए मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरे इल्म में है, या टीवी में भी आते हैं, मीडिया प्रिंट में भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आते हैं, सोशल उसमें आती है, सोशल ऐप्स में भी आती है बातें कि कितनी जगहों पे बिजली चोरी हो रही है। जो बिजली चोरी करते हैं उसमें बड़े बड़े लोग भी होंगे, उसमें बड़े बड़े कारोबारी लोग भी होंगे, आवाम भी होगी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान इस रैंक पे पहुंचा हुआ है, बिजली चोरी में लगे हुए हैं। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर इस बात पे भी कोई शक नहीं कि जहाँ बिजली चोरी होती है वहाँ बिजली का जो जिसको कंपनीज के कुछ अमला है वो भी मिला होता है। दे आर ऑल्सो प्रीवी टू दैट। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है, ट्रांसमिशन लाइन का भी इशू है सर। जिनका मलिक साहब, थोड़ा वक्त पहले ईरान में जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और जब मालूम पड़ा कि कौन कौन से दहशतगर्द मारे गए हैं, तो फिर यह भी मालूम पड़ गया पूरी कौम को कि उन्हीं दहशतगर्दों के घर वाले जो हैं तस्वीरें उनकी पकड़ के, उनके नाम के पोस्टर पकड़ के मिसिंग पर्सन्स का मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें बाजियाब कराया जाए। और आज भी ऐसा ही हुआ है सर। बेला में जो खुदकुश हमला आवर था बलोच लिबरेशन आर्मी का, उसकी जब शनाख्त हुई तो मालूम पड़ा कि वो तैयब बलोच है जिसकी अप्रैल में FIR काटी गई थी गुमशुदगी की, लापता होने की, और वो तो दहशतगर्द तंजीम के साथ मिल गए हैं, उनके साथ ट्रेनिंग लेके फिर कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। और आज चूंकि प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान में भी उन्होंने मीटिंग्स की, सिक्योरिटी सूरत हाल पर उनको ब्रीफिंग दी गई। आपकी नज़र में क्या आपकी लीडरशिप बलूचिस्तान में हालात को कंट्रोल कर पाएगी? क्या इस मिसिंग पर्सन, लापता अफराद के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर पाएगी सर? ये जो लापता अफराद है इनकी किस्में हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो भाग के दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो गए, जैसे आप किसी दहशतगर्द का हवाला दे रहे थे कि वो किसी खुदकुश धमाके में मारा गया और उसकी लापता होने की FIR है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे। अब इस पे देखे ना, ये तो बड़ी एक्चुअल रिसर्च का काम है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, उनके पास सही इंफॉर्मेशन होगी। आप और मैं तो हम इसी तरह से गैर मुसद्दका इतलात के बेसिस पर या गैर मुसद्दका चीजों के बेसिस पर या अपनी सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर या मीडिया के बेसिस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स में हम बात नहीं कर सकते। उसकी वजूहात सामने है। कुछ लोग दहशतगर्द है, खौफ से गुम हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो उठाए जाते हैं किसी न किसी वजह से, उनके खिलाफ कोई ऐसा मवाद होता है। तो बहरहाल ऐसे लोग जो उठाए जाते हैं और किसी की कस्टडी में है, किसी इदारे की, रियासत की कस्टडी में, तो दे शुड बी ब्रॉड टू जस्टिस और उनको अदालतों में पेश करना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चलानी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं है तो उनको रिलीज करना चाहिए। ये बहुत बर्निंग इशू है। मलिक रफीक रजवाना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम बात करेंगे ब्रेक के बाद सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा है, उनसे पूछेंगे कि ऑक्सफर्ड में आखिर हो क्या रहा है। पंजाब के वजीर आला ने भी अनाउंस कर दिया, मरियम साहिबा ने, सिंध के भी वजीर आला साहब ने भी अनाउंस कर दिया सोलर पैनल्स के लिए। KP के वजीर आला क्यों सोए हुए नजर आ रहे हैं? सवाल पूछेंगे उनसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू 365 डिग्रीज। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अब्रो साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। अब्रो साहब, जो पहला सवाल पूछना चाहूंगा, आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बड़ी पिटीशंस दायर हुई हैं, शिकायतें आई हैं, ईमेल्स आई हैं कि एक शख्स जो जेल में है, जो सजा याफ्ता है, वो किसके चांसलर का इलेक्शन लड़ सकता है। और PMLN की लीडरशिप ने तो ये भी कहा है कि जमायमा के जो भाई हैं, गोल्डस्मिथ साहब के जो बेटे हैं, वो अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड के अंदर ये इलेक्शन में उनकी शिरकत यकीनी बनाने के लिए। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं सर? देखिए, शुक्र है मौला का कि कम से कम जो है तो खान साहब हैं पाकिस्तान की सियासत में, तो नून लीग को कोई ना कोई बयानिया मिल जाता है। कहाँ UK में इलेक्शन चांसलर का, कहाँ जो है यहाँ के सारे स्पोक्स पर्सन आज बैठ गए हैं। वो बच्चे नए इन्होंने जब लाए हैं, वो कोई वकील है, कोई दानियाल है, कोई ऐसे, वो सारे मैं देख रहा था टीवी पे।
देखिए जी, वहां का इलेक्शन है, वहां इलेक्शन होना है। यहाँ पाकिस्तान का इलेक्शन तो नहीं है 8 फरवरी का कि उसमें कोई रिगिंग होगी। ठीक है, ऑब्जेक्शन किसी को भी हो सकता है। अगर किसी पर्सन ने वहां जाके ईमेल की है तो वहां तो बहुत सारे, कोई एक वो बंदा तो नहीं होगा जिसने ईमेल किया है, ऑब्जेक्शन किया है। बेशक वो वोट न दे खान साहब को, बाकी खान साहब वहां का उम्मीदवार है, पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान जानता है खान साहब के स्टेटस को, खान साहब के किरदार को। नून लीग को तो देखे भी बयाना चाहिए। नून लीग के बाद है क्या बात करने को? कल आपने देखा है वो भी बलोचिस्तान में बात नहीं कर सकते, पाकिस्तान में बात नहीं कर सकते, रैमियार खान में बात नहीं कर सकते। सिंध में आपने देखा है 5-6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके घोटकी, सक्कर, शिकारपुर, कंदकोट, उस पर बात नहीं कर सकते। केपी में इतनी लायन आर्डर की सिटी, पूरे पाकिस्तान में ये तमाशा बना हुआ है, वो इनसे कंट्रोल नहीं होता। बाकी इनको आज हाथ आ गई कि भाई वो डेली मेल ने कोई जो है वो कॉलम लिखा है तो उसी पे इनको बयान है, इससे क्या होता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। राइट सर, आज एक खबर एक सामने आई, अबड़ो साहब आप भी सेनेटर हैं, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके सामने ऐसे नंबर्स आए हैं। सर, निजकारी की कमेटी का इजलास हुआ सेनेट के अंदर और तलाल चौधरी साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, तो मालूम पड़ा कि सर वो जो पिछले 5 सालों में हुकूमत प्लान करती रही थी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, तो कोई 46 करोड़ 46 करोड़ 40 लाख एडवाइजर्स को दे दिए गए सर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, माली मुशीर। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि सर एक कंपनी है जिसके नाम है नेशनल पावर पार्क कंपनी, उसके एडवाइजर को 33 करोड़ रुपए दिए गए और उसने ऐसी कमाल एडवाइजरी की सर कि कैंसिल ही हो गई उसकी निजकारी, और लगता है दोबारा जब निजकारी होगी तो दोबारा उन्हीं को हायर किया जाएगा। मेरा सवाल आपसे यह है अबड़ो साहब कि क्या कौम का पैसा इसी तरह गटर में फेंका जाता रहेगा, या कोई पूछने वाला भी है कि यह कौम बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के हुकूमत को टैक्स दे रही है और हुकूमत की परफॉर्मेंस, इदारों की कारकर्दगी, निजकारी के नाम पे ये गोरख धंधा कब तक चलेगा अबड़ो साहब? देखिए जी, ये कोई आज की नई बात नहीं है। निजकारी बोर्ड, ये तो पहले जो प्राइवेटाइजेशन डिपार्टमेंट है, इनसे पहले भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। मैं तो पावर कमेटी में था, तो मैंने इनको के इलेक्ट्रिक के हवाले से बुलाया था। ये जो आपने बात की ना एडवाइजर की, बड़ी बात तो ये है कि एडवाइजर किस तरीके से हायर करते हैं। जब आप इनके प्रोसेस से जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा वो पिक एंड चूज पे होता है। हालांकि उसी के लिए इनको टेंडर करना चाहिए। जो बेहतर जो मतलब एडवाइजर होगा, जो अपने मतलब कम रेट देगा, तो इनको वो हायर करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अलमिया है, ये अपने पिक एंड चूज बेसिस पे ऐसा एडवाइजर लगाते हैं जो इनके मनपसंद लोगों के कहने पे उसकी फिजिबिलिटी ऐसी बनाएगा कि जो आपकी कीमती एसेट्स हैं वो कम कीमतों में बेचे जा सकें। मैं छोटा सा मिसाल दे दूं, ये तो आज इनको पता चला, ये तलाल चौधरी साहब बैठे थे या इनकी अपनी गवर्नमेंट भी है, तो मैं आपको के इलेक्ट्रिक का बता देता हूं। जब ये के इलेक्ट्रिक को इन्होंने प्राइवेटाइज किया था 2005 में, तो बड़ा तमाशा हुआ। आपने देखा कि उसकी जो बिड टोटल आई थी वो कोई 9.5 से 10 बिलियन की बिड थी। किसने प्रपोज की थी? जो हमारे एडवाइजर साहब हैं, उन्होंने यही बिड दी थी। अभी ये कैसे उनको पता लगा कि एडवाइजर ने स्टेटमेंट बना ली और एक जो है प्रपोज उन्होंने परमिसिबल लिमिट दे दी और बिडर भी उसी पे आ गया। फिर बिडर आए 2, पहला बिडर भाग गया, दूसरा बिडर आया, पहला क्यों भागा? उसने बिड दी बिल्कुल 1 या 2 अरब ज्यादा, तो दूसरे को जिसको इन्होंने देनी थी मनपसंद, उन्होंने उसको वो हाथ में थमा दी कि नहीं जी आपने आना है, लेकिन पहली जो बिड है उस पर जो पहला हाईएस्ट बिडर था उसने कहा चलो जी मैं हाथम ताई की कबाब को लात मारता हूँ, 1 बिलियन आपको ज्यादा दे देता हूँ। ये ऐसे मैनिपुलेट करते हैं बिड्स वगैरह। अभी भी जो निजकारी हो रही है आप देखेंगे, बड़ा तमाशा है। इन्होंने जैसे फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी, मैंने तो सेनेट में भी उसकी आवाज उठाई, मैंने वहां कॉलिंग अटेंशन वहां मैंने फाइल किया कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि किसी कैबिनेट, जो केयरटेकर कैबिनेट थी, उससे आप डिसीजन ले लें कि जी हम ये दुबई के कंपनी है उसको दे देंगे। क्यों भाई? पाकिस्तान में लोग मर गए हैं, पाकिस्तान में लोग इतने नहीं है कि वो ये बैंक को खरीद सकें। आप ओपन बिडिंग करें, जो भी कंपनी ज्यादा पैसे देगी आप, नहीं जी अभी तो फाइनेंशियल एडवाइजर ने कहा है फॉरेन के कंपनी को दे दें। देखिए जी ये बड़े में बड़ी ज्यादती है। पहले तो प्राइवेटाइजेशन तो बाद की बात है, जैसे आपने बात की, पहले तो एहतसाब इन फाइनेंशियल एडवाइजर्स का होना चाहिए। इनको इतने पैसे, हराम के पैसे तो नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो ऐसे ऐसे तमाशे करती है कि हम पॉलिटिकल लोग नाचते हैं उनके सामने। और जैसे अभी आपने बताया, तो ये प्राइवेटाइजेशन हमने तो पहले भी इनको किया है, कहा है कि आप शफाफ करें, लेकिन जो एडवाइजर आप उठाते हैं उनके लिए ओपन बिडिंग करें। आप जिससे भी पूछेंगे, मैं दावे चैलेंज करता हूं पूरी गवर्नमेंट को, चाहे इससे पहली गवर्नमेंट हो,
ब्यूरोक्रेसी कभी भी ओपन बिडिंग पे नहीं जाती फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए। वो इनके Correct. मनपसंद लोग होते हैं, नाम उस कंपनी को कोई फॉरेनर नाम दे देते हैं, जी किसी को जॉइंट वेंचर में कोई आर्टिफिशियल नाम डाल देते हैं, अपनी मनपसंद फिगर उसको लगाएंगे, उसी पे उसको सेल करेंगे। आपकी और बातें ये सुनने हमारे के लिए- बाद बबड़ो साहब मुझे लग रहा है कि निजकारी का अमल पाकिस्तान में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हम सिर्फ बातें करते रहेंगे और इन एडवाइजर्स को पैसे बांटते रहेंगे। अगला सवाल बबड़ो साहब पावर सेक्टर का आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस में रहे हैं पावर कमेटीज वगैरह में। आज मुराद अली शाह साहब ने यह कहा है कि सूबों को इख्तियार दिया जाए बिजली की तकसीमकार कंपनियों में बेहतरी लाने के लिए और निजाम में ओवरऑल बेहतरी लाने के लिए। क्या आप समझते हैं कि ये पावर देनी चाहिए सूबों को? नंबर 1। नंबर 2, पावर सेक्टर में हम जानते हैं प्रॉब्लम सर्कुलर डेट भी है, कैपेसिटी चार्जेस भी हैं, आईपीपीज भी हैं। हल कोई नजर आ रहा है बड़ो साहब आपको? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो जितनी इन्होंने डिस्कोस कंपनीज है ना, आपने माजी में नहीं देखा होगा, ये इन्होंने जो सर्कुलर डेट स्टार्ट किया, किसी को पता पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है कि ये सर्कुलर डेट नामी बच्चा पैदा कब हुआ पाकिस्तान में। ये 2008 में पैदा हुआ था, जून में, और उसकी जो पहली फिगर थी वो थी 104 बिलियन। उस 104 बिलियन में आप जाएंगे, उसके हकायक देखेंगे तो 52 बिलियन तो के इलेक्ट्रिक की तरफ वाजबात थी। ये मतलब समझ नहीं आई कि एक डिस्को की तरफ, वो प्राइवेट डिस्को है, उसकी तरफ आपके पैसे थे तो आपने क्यों नहीं लिए उनसे। इन्होंने उसी को उठा के कहा कि नहीं जी ये रिकवरी जैसे शार्ट हुई है तो ये सर्कुलर डेट, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेवारी है ना कि वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करेगी। उसके बाद इन्होंने बाकी जो डिस्कोस थी उसको अलो कर दिया। उन डिस्कोस की तो बड़ी अयाची हो गई। वो हम जैसे सिंधी में कहते हैं ना कि मैं मेड़े न मेड़े नादर शाह खीर की है, जिसके वो मिसाल है उर्दू में कि भैंस दूध दे न दे नादर शाह दूध पिएगा। इन्होंने कहा कि ये देश को बिजली ले लेगी, चाहे वो रिकवरी करे न करे, बिजली आपने उसको देनी है। तो वो देखा कि जो उसका कंजप्शन का, जो बिजली उन्होंने कंज्यूम की और जो उसकी रिकवरी थी, उसके शॉर्टफॉल को कहा जाता है कि ये सर्कुलर डेट है। वो फ्रॉम द जनरेशन साइड अप टू डिस्ट्रीब्यूशन साइड अयाची इन्होंने बना दी, चोरी को इन्होंने आम कर दिया खुलेआम होके। तो इसका कोई हल तो है। सर्कुलर डेट अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सर पे वो बोझ है और उधर से चोरी उन्होंने आजाद कर दी। अभी आप आ जाए, जो आपने शाह साहब की बात की, एक्चुअली क्या है कि अगर प्रॉपर वे में इनकी जो है ना ये सूबों को दी भी जाए तो कोई टर्म्स कंडीशन हो ना। जब हम कमेटी में थे हमने इनसे पूछा कि भाई आप इनको क्यों दे रहे हैं सूबों को, आखिर वजह क्या है? तो पता है उनको, आपको हैरानगी होगी। हमें ब्रीफ किया गया कि जी हमने ये प्रपोजल बनाया है कि सूबों को दे दें। पहले जो है वो केपी में जो है आपकी पेस्को और सिंध में हेस्को और सिडको, इन 3 कंपनीज को जो है आप दे दें सूबों को। और टर्म्स कंडीशन क्या होगी कि जिसको भी आपने देनी, या कोई प्राइवेट बनता जो, मतलब अगर वो नुकसान किया तो नुकसान देगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वाह। अगर फायदा होगा तो उसमें उसका और हमारा 50-50%। ये है मुसीबत पाकिस्तान में। तो आप बताएं, वो तो नुकसान ही दिखाएंगे ना। अगर आप सूबों को दे भी रहे वो नुकसान ही दिखाएंगे। वो कहेंगे चले भाई हम अपने यहाँ मौजें करेंगे, जो मनमानी होगी वो भी सूबे करते यानी रहेंगे। सर पावर सेक्टर में भी मौजें हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में भी मौजें हो रही हैं, अवाम का खून निकल गया है सर। किसी को परवाह नहीं है इस बात की, लोगों को हकायक नहीं बताते। इनको ओपन निजकारी करनी चाहिए, टर्म्स कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेफ साइड हो। लेकिन ये तो आपको पता है, आईपीपीज लगाने से लेके अभी तक, इन सारे डिपार्टमेंट को खत्म करने तक इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको सिर्फ ये पाकिस्तान, इनकी अपनी, अगर इनको किसी को भी कहे ना, ये जो हमारे वफाक में भी हुकूमत है नून लीग की, आप शहबाज शरीफ साहब को कहें कि हमजा मिल तो आप जो है ना बेचें या इसको प्राइवेटाइज करें ना, फिर आप देखें कि इसके पैसे कितने लगाता है। अगर वो 10 बिलियन की होगी तो कहेगा नहीं भाई मेरी तो 50 बिलियन की है। अगर कोई बोली देगा 40 बिलियन देगा, नहीं जी मुझे 60 बिलियन। अब्रो साहब आखिरी सवाल, लेकिन अब्रो साहब आखिरी सवाल, पंजाब में मरियम नवाज जो है उन्होंने 46 अरब की आज मंजूरी दे दी सब्सिडी देने के लिए 200 से 500 यूनिट वालों को। सिंध में मुराद अली शाह साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने जो है आज 2 लाख फ्री सोलर सिस्टम देने का इफ्तिताह कर दिया है, आगाज भी कर दिया है। ये केपीके के वजीर आला कहां रह गए हैं? पीछे रह गए हैं? वो अपनी जेब से 5-5 हजार के नोट ही निकाल के बांट रहे हैं। वो कुछ करेंगे नहीं करेंगे सर?
नहीं, लाजमी उन्होंने पॉलिसी अनाउंस की है। आपको तो पता है ना, पाकिस्तान में पॉलिसी कोई एक सूबा अडॉप्ट करता है तो फिर सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं ना जी। पहले आपने देखा था कि पाकिस्तान में कभी भी हेल्थ पॉलिसी नहीं होती थी, हेल्थ कार्ड नहीं होता था। केपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, फिर पंजाब में हमारी गवर्नमेंट आई 2018 से लेके अप्रैल 22 तक, तो हमने स्टार्ट किया। तो लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने वहां जो केपी में सीएम साहब उन्होंने पहले ही अनाउंस किया है कि हम सोलर पे जा रहे हैं। लाजमी वो अभी प्लेटें तो नहीं मतलब बांटेंगे, उन्होंने कोई तरीके का बनाया होगा। लेकिन देखिए बात यह है कि पावर सेक्टर के जो इश्यूज हैं और लोगों के जो बिल हैं वो उनके अदा करने से मतलब कहीं ज्यादा हो गए हैं। लोगों में अभी वुसअत नहीं है कि वो अदा कर सकें, तो हर हुकूमत को अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इवन वफाकी हुकूमत को भी, कि ये जो इसका सारा जो मौक़िफ़ है इस महंगाई का वो है आपके IPP, वो है आपकी पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन की जो है ना वो नाली। जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं, जिस तरीके से वो सही यूटिलाइज नहीं करते अपने रिसोर्सेज को, जिस तरह उनकी जो ब्यूरोक्रेसी और नेपरा उनके साथ मिला के ये तबाही मचा के देते हैं। डेली आपने देखा है न कोई इसको CPPA चेक करती है कि इनवाइसेस IPPs की कितनी आई है, पेमेंट कितनी करनी है, एज इट इज वो फॉरवर्ड करते हैं नेपरा को। नेपरा कहता है जी हमने ओपन जो है कचहरी लगाई, ओपन कोर्ट लगा दी, हमने रेट बढ़ा दिया। कभी आपने देखा है कि नेपरा ने कोई रेट कम भी किया हो? ऑयल की कीमतें कम भी हो रही हैं, तो आप कम भी करें ना बिजली, लेकिन कम नहीं करते। वेल सेड सर, थैंक यू सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब, आपकी कीमती वक्त अल्लाह खैर। तो व्यूअर्स, सैफुल्लाह अब्रो साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, कुछ तज्जियाकारों की भी राय जानते हैं। अहमद कुरैशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आजकल हमारे मुल्क की सियासत में एक वर्ड बहुत यूज होता है, फैशिज्म, फस्तायत, अथॉरिटेरियन स्टाइल होता है ये। अब आजकल ये इतना ज्यादा क्यों हो गया? वैसे तो ये स्टाइल हमारे यहाँ हुक्मरानी का बहुत पुराना है, मार्शल लॉज आते रहे हैं, लेकिन आजकल हमारी सियासत में ये वर्ड इतना कॉमन क्यों हो गया? अहमद देखिए साहब, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे इन चीजें होती रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी इस पर राय बहुत क्लियर है कि जो फैशिज्म हमने 2011 के बाद देखी उसका मैं मुआवजा नहीं कर सकता। मतलब मैं जो चीजें हमने 2011 के बाद और स्पेशली 2018 के बाद जो चीजें होती हुई देखी हमारे यहाँ, कुछ चीजें तो पहले भी होती थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यानी मैंने तो नहीं बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होते हुए जनरल मुशर्रफ के दौर में, जो कि बेसिकली मिलिट्री लेड गवर्नमेंट थी, लेकिन उसमें अभी हमने उस बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होती देखी, जो हमने 2011 और 2018 के बाद देखी है। मिसाल के तौर पे डिलिबरेटली पाकिस्तानियों को तकसीम करने की सियासत ये 2011 के बाद लॉन्च हुई। यानी मैं फ्रैंकली बायस नहीं होना चाह रहा, लेकिन इस यानी मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे इमरान खान साहब यानी जो बानी PTI हैं, उनकी पार्टी, उनकी पॉलिसी पाकिस्तानियों को डिवाइड करना, शिद्दत पसंदी को रिवाइव करना पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से 9/11 के बाद हमने मिलिट्री फोर्स के जरिए भी और सॉफ्ट पावर के जरिए भी काबू किया था एक्सट्रीमिज्म को, दहशतगर्दी को, उसे रिवाइव किया गया। तो पाकिस्तानियों को कंट्रोल करने के लिए, हुक्मरानी करने के लिए 2011 के बाद और बिलखुसूस 2018 के बाद रिवाइव किया गया एक्सट्रीमिज्म को। हमारे यहाँ तकसीम की सियासत जो है वो डिलिबरेट थी। ठीक है, हमारे यहाँ डिसअपीयरेंस के केसेस पहले भी होते थे, सहाफियों को तंग करने के केसेस पहले भी होते थे, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग कभी भी ऐसे नहीं हुआ पाकिस्तान की 75 ईयर हिस्ट्री के अंदर कि एक प्लान के तहत पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया। और हमने देखा ही, हम मीडिया में हैं, मैं काफी अरसे से हूं, आप भी हैं तला, हमने देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री को बिठाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है वो तकरीबन डिस्ट्रॉय किया गया हमारी मीडिया इंडस्ट्री को। 5 लाख की तनख्वाह जो है, एक वक्त था हमारी मीडिया इंडस्ट्री में 5 लाख की तनख्वाह, अच्छे एंकर्स, प्रोड्यूसर्स 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 2, ये बड़ी बात नहीं थी। अब तो वो बड़ा मुश्किल हो गया हमारे मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, तकरीबन बिठा दिया गया है। अगर ये बड़े बड़े कंपनीज ना होती जो सब फंड फाइनेंस कर रही हैं टीवी चैनल्स को, तो हमारे यहाँ तो मीडिया इंडस्ट्री बैठ चुकी थी। तो मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि फस्तायत, फैशिज्म हमारे यहाँ, उसके बहुत सारे छोटे मोटे पहलू बहुत सारे हमारे यहाँ पिछले पहले भी रहे हैं, चीजें होती रही हैं, और सिविलियन गवर्नमेंट्स भी करती रही हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी करती रही हैं, सब करते रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कतराता ये कहते हुए तलहा कि जो ये प्रोजेक्ट चला था 2011 के बाद से, मैं इसको हमेशा कहता हूं, ये 2011 से 2022 कई जो प्रोजेक्ट था 10-11 साल का, इसकी पाकिस्तान की 75 हिस्ट्री में
ईयर हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल नहीं है। जो फैशिज्म, राइट डिवीजन ऑफ पाकिस्तानीज, यानी पाकिस्तानियों को दोस्त लेवल के ऊपर, फैमिली लेवल के ऊपर डिवाइड किया गया, इससे यानी बदतर क्या हो सकता है? और फिर एक रिवाइवल ऑफ एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म एक पॉलिसी थी, एक पॉलिसी के, और मुझे तो डर लगता है बहुत सारी चीजें बातें करते हुए कि शायद इस टेररिज्म को अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया इस प्रोजेक्ट के तहत। और अभी जो हम रिवाइवल ऑफ टेररिज्म देख रहे हैं केपीके के कुछ इलाकों में, बॉर्डर रीजन्स में और बलूचिस्तान के कुछ रीजन्स के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है ये सारी पुरानी इश्यूज हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट ताल्लुक है उस शिद्दत पसंदी और रिवाइवल ऑफ एक्सट्रीमिज्म से जो हमने अनफॉर्चुनेटली उस प्रोजेक्ट के तहत देखी, जो अभी जिसको अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। राइट अहमद कुरैशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह व्यूअर्स, यकीनन जिस डिवाइड की तरफ अहमद कुरैशी साहब इशारा कर रहे हैं, मैं प्रोग्राम के आखिर में कोशिश करता हूं कि एक दुआ से इख्तिताम करूं। तो आज मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह अपनी इस कौम को, इस मुल्क को मजीद फिरकों में बंटने से बचा, मजीद डिवाइड से बचा, मजीद तासुब के बादलों से बचा, मजीद बुराइयों से बचा। क्योंकि हकीकतन इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि अगर पत्ता भी हिलता है इस दुनिया में तो मेरे रब के हुक्म से हिलता है, और मैं अपने रब से इल्तिजा कर सकता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करे। आमीन। आप भी मेरे साथ आमीन कहिए। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।